अब इसमें हम देखते हैं द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये चुने कैसे जाते हैं? आफ्टर इलेक्शन, जब आप देखते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो इलेक्शंस हैं, असेंबली इलेक्शन जब हो जाता है उसके बाद से जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में देखा जाता है कि हु इज द सिंगर्स विच पार्टी गेट द लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन असेंबली। तो ये देखने पर पता चलता है कि मतलब इसको जो है सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मिली हुई है, बहुमत मिला है। ठीक है, अगर इनकी जो मेजॉरिटी है या जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है या सिंगल लार्जेस्ट जो कोलिशन है, अगर उसके पास नंबर ऑफ मेंबर्स 50% प्लस 1 और मोर होता है, मतलब 50% से एक ज़्यादा हो या एक से अधिक ज़्यादा हो, तो क्या होता है कि वो जो है एलिजिबल होते हैं सिर्फ सरकार बनाने के लिए। गवर्नर साहब जो है उनको इनवाइट करते हैं, उनके जो लीडर होते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप जो है अपनी लिस्ट दीजिए और हम जो है आपको सीएम बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सीएम बनते हैं। सीएम अपॉइंटमेंट के बाद से अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है, तो गवर्नर अपने डिस्क्रिप्शन से किसी भी एक लीडर को बुलाते हैं। ठीक है, और वो अगर अपना बहुमत साबित कर देते हैं, मेजॉरिटी अपनी प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, फ्लोर पे, असेंबली फ्लोर पे, तो क्या होता है कि उनको सीएम बना दिया जाता है। और फिर वो रेकमेंड करते हैं और उनके जो भी मित्र लोग होते हैं या जो भी उनके सहयोगी हैं, उनको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में वो जो है फिर एलोकेट कराते हैं पोर्टफोलियोज वगैरह। तो ये चीज़ें होती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दो तरीका है। एक, या तो आप 50% प्लस 1 पहले से ही असेंबली इलेक्शंस में लेके आइए, या फिर आप सिंगल लार्जेस्ट हैं, या फिर जो है आप मतलब गवर्नर महोदय आपको बुला लिए अगर किसी की मेजॉरिटी नहीं आई तो, और आपने जोड़ तोड़ करके जो है अपनी सरकार बना ली तो भी हो जाता है। अब ऐसे में जो पार्टी सरकार बना लेती है उसको रूलिंग पार्टी कहते हैं, और बाकी जो रेस्ट पार्टीज होती हैं वो अपोजिशन पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो ये चीज। फिर इसके बाद से हम देखते हैं इनका टर्म कितना होता है। तो नॉर्मली जो असेंबली है उसका टर्म 5 इयर्स का होता है, और असेंबली के साथ ही आप देखेंगे तो सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इनका भी टर्म जो है वही होता है, 5 इयर्स का ही होता है। फिर पावर एंड फंक्शंस ऑफ सीएम, चीफ मिनिस्टर की शक्तियां क्या है और उनके कार्य क्या है। तो कार्य और शक्तियां इनकी हैं, द रियल हेड ऑफ स्टेट। सीएम जो होता है वो रियल हेड होता है। रियल हेड इन द सेंस आप देखेंगे कि लोग जो है वोट किसको करते हैं, अपने एमएलए को करते हैं, और नहीं तो अगर कोई प्रतिष्ठित चेहरा है, पॉपुलर फेस है, ठीक है, तो उस पॉपुलर फेस को लोग वोट करते हैं। जैसे आप यूपी में देखेंगे तो अभी तो योगी जी हैं सीएम, लेकिन इसके पहले आप देखेंगे तो अखिलेश यादव सीएम थे, और नो डाउट कि उस टाइम उन्होंने जो है कैंपेन किया था और काफ़ी पॉपुलर भी रहे थे लोगों के लिए। इस वजह से लोगों ने उनको देख के वोट किया था, और मुलायम सिंह जी ने इसीलिए उनको सीएम बनाया था, कहा था कि नहीं अब तुम बनो। उनके पहले आप देखेंगे तो मायावती जी थी, उनके पहले मुलायम सिंह जी थे, उनके पहले आप जाएंगे तो बीजेपी में राजनाथ सिंह जी थे, एक और राम प्रसाद जी थे। तो ऐसे जो है लोग यूपी में खास तौर से रहे हैं। ऐसे ही एमपी की बात करो आप, तो वहाँ पर जैसे आप प्रीवियस देखेंगे जो अभी है तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। चौहान जी के पहले कमलनाथ जी थे, तो पार्टी के अंदरूनी कलह की वजह से जो उनकी सरकार के लिए नहीं चल पाई थी। तो ये चीज़ें जो है आपको दिखती हैं। फिर आप कर्नाटका में देख रहे थे बीएस येदियुरप्पा थे, ऐसे ही महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे और उनके लोग जो हैं। तो कुछ पॉपुलर फेस होते हैं जिनकी वजह से भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, और ये एक कारण होता है। तो रियल हेड वही होता है, सीएम ही, क्योंकि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सोचेगी, जो भी करे, उसके ऊपर सुपरविजन होता है इसका। तो सुपरविजन ऑफ नहीं ऑन होगा, सुपरविजन ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को सुपरवाइज करता है। ठीक है,
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को सीएम सुपरवाइज करता है। नो डाउट का अगर वहां पर आप देखोगे तो क्या है कि अगर दिक्कत आ गई, जैसे दो पोर्टफोलियोज के बीच या दो डिपार्टमेंट्स के बीच अगर सही से चीजें नहीं बन पा रही, कोई कंफ्लिक्ट है, तो वहां पर जो है कोऑपरेशन का भी काम सीएम करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो विभाग है उनका आवंटन, विभागों का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स, ये भी जो है किसका काम है? सीएम का काम है। ठीक है, सीएम जानता है कि उसका कौन सा जो सहयोगी है वो इस मामले में बेहतर काम कर सकता है, तो इसलिए वह जो है अपने एमएलएज, अपने सहयोगियों के जो है योग्यता को देखते हुए उनको पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो वहां पर जो अलाइड पार्टीज होती हैं, सहयोगी दल होते हैं, वो बार्गेनिंग करते हैं और उनको जो है जो पोर्टफोलियो चाहिए होता है वो पोर्टफोलियो देना सीएम की मजबूरी होती है। तो ये भी चीजें होती हैं। फिर इसके बाद से प्रिसाइड्स मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। तो मंत्रिपरिषद की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन सारी मीटिंग्स का हेड कौन होता है? स्टेट में सीएम होता है और सेंटर पे पीएम होता है। ठीक है, तो प्रिसाइड करते हैं ये मीटिंग्स को, और मीटिंग्स के बाद से जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी वहां पे कम्युनिकेशन होता है, उन सारी चीजों का, उन सारे मसले का ब्यौरा जो है ये गवर्नर साहब को देते हैं कि ये यहाँ पे डिसाइड किया गया और ये काम करना है, आप इसको फाइनल कीजिए। ठीक है, तो ये चीजें भी होती हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस और फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की सफलता और असफलता के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई होता है तो सीएम होता है। क्यों? क्योंकि ये कोऑपरेशन करता है और ये पोर्टफोलियोज के बीच, और क्या करता है? सुपरविजन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री पर। इसलिए यह एक कारण है जिसकी वजह से सरकार की असफलता और सफलता दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल सीएम होता है। फिर है सेंटर ऑफ होल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, यह जो है पूरे मंत्रिपरिषद का केंद्र होता है, उसके जीवन मरण का बिंदु होता है। अगर सीएम ने त्याग पत्र दे दिया तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो जाएगी, भंग कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये जो इसके पावर्स हैं, ये इसके फंक्शंस हैं सीएम के। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सीएम महोदय जो है कितनी क्रूशियल है और ये पोस्ट जो है कितनी क्रूशियल है। आगे हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो मंत्रिपरिषद जो है इसकी शक्तियां क्या हैं और इसके कार्य क्या हैं, इनके भी पावर फंक्शंस को हम देख लें। तो द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास से आप देखेंगे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर काम को करने का अधिकार है, सारे ऑफिशियल्स इसके अंडर हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन कराना, कामों को करा लेना, ये सारी चीजें कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसलिए जो है इसको रियल एग्जीक्यूटिव बोला गया है। ठीक है, फॉर्मुलेट, डिसाइड्स द पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंट देम इफेक्टिवली। यहाँ शॉर्टेज की तो इफेक्टिव क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, डैश है उसके से। तो प्रभावी तरीके से ये क्या करता है? पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराता है, उनका निर्णय लेता है और उनको फॉर्मुलेट करता है, बनाता है। ठीक है, तो पॉलिसीज को बनाना, उनका निर्णय लेना और उनको सही तरीके से लागू कराना, इनेक्ट कराना, ये जो काम है किसका है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। फिर इसके बाद से है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल इन स्टेट। राज्य में लोगों की संपत्ति, प्रॉपर्टी और जीवन की रक्षा, और क्या? कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। तो कानून व्यवस्था और लोगों के जीवन की रक्षा और लोगों की परिसंपत्तियों की रक्षा करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की है। खास तौर पर जब इसकी बात करेंगे तो होम मिनिस्टर,
जो गृह मंत्री होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है। फिर इसके बाद से रिकमेंड्स फॉर मेजर अपॉइंटमेंट्स, किस विभाग में कौन सा अधिकारी चाहिए इन्हें, तो इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रेकमेंड करते हैं कि मुझे फला सचिव चाहिए, ठीक है, मुझे फला अधिकारी चाहिए, मुझे फला IAS चाहिए, मुझे फला तेज तर्रार जो है वो PCS अधिकारी है वो चाहिए, मुझे फला जो है वो पुलिस अफसर चाहिए बहुत तेज तर्रार है। तो ये रेकमेंड भी करते हैं इन चीज़ों के लिए। फिर इसके बाद से इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स, जितने भी बिल हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे फिनेंशियल बिल हो, चाहे मनी बिल हो, ये सारे बिल कौन इंट्रोड्यूस करता है? मैक्सिमम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोग ही आपको इसको जो है प्रपोज करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ बिल जो है वह जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा भी लाया जाता है, इसलिए मैंने कहा कि मैक्सिमम इनके द्वारा किए जाते हैं, सारे नहीं किए जाते, ठीक है। तो मैक्सिमम इनके द्वारा किए जाते हैं, बिल प्रपोज किए जाते हैं, लेकिन कुछ एक बिल ऐसे होते हैं जो मेंबर ऑफ असेंबलीज, लेजिस्लेटिव असेंबली हो या चाहे पार्लियामेंट की बात करें तो वहाँ पर भी मेंबर्स भी ले आते हैं, ठीक है। इसके बाद से बजट प्रिपेयर, तो बजट को बनाना और फिनेंशियल पॉलिसी, वित्तीय जो नीतियां हैं उनको बनाना, एंड टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, राज्य में जो है जो कर की संरचना है, टैक्स लगता है, इनको भी बनाना, ये किसका काम है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इसमें आप देखोगे तो बजट प्रिपरेशन, फिनेंशियल पॉलिसी और टैक्स स्ट्रक्चर ये वित्त मंत्रालय और उनके जो भी सहयोगी लोग हैं, डिपार्टमेंट्स वगैरह, उनका काम है। और ये जो है वो मंत्रालय, और उस मंत्रालय में उनके जो सचिव लोग हैं वो उसके टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो जो है ये सारे काम को करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो है ये जो है रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड CM है और रियल एग्जीक्यूटिव वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बाद से यूनियन स्टेट रिलेशंस की बात करेंगे, तो यूनियन स्टेट रिलेशंस में हम देखते हैं कि जो गवर्नर की पोस्ट है वही जो है बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। कारण क्या है? आप देखोगे तो गवर्नर को अपॉइंट सेंटर कर रहा है, गवर्नर को हटाने का जो पावर है वो भी प्रेसिडेंट महोदय में है, सेंटर में है, लेकिन वो स्टेट का हेड बन के बैठा हुआ है। गवर्नर जो है वो स्टेट का हेड बन के बैठा हुआ है, उसी के सिग्नेचर से सारी चीजें होंगी। और जब आपको डिस्क्रिप्शन बताया था तो उसमें भी बताया था मैंने कि गवर्नर का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो ये होता है कि वो जो है अपनी सहमति दे ना दे, वो सब्जेक्ट्स को जो है अपने पास होल्ड कर रहे सेंटर का असेंट लेने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं उसकी पोस्ट को डाउटफुल बनाती हैं, और इसकी वजह से जो है सेंट्रल स्टेट का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं रहता। तब ऐसी कंडीशन में अच्छा रहता है जब सेंटर में भी वही पार्टी हो, स्टेट में भी वही पार्टी हो, ठीक है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? तो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी मसले हैं, जैसे फिनेंशियल जब सपोर्ट की बात आती है तो वहां पर भी अगर स्टेट में अदर पार्टी की गवर्नमेंट है सेंटर से, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये कुछ मसले हैं जो सेंट्रल स्टेट के बीच रिलेशन को लेकर के उनको उनके माधुर्य को या फिर उनके कड़वाहट को बनाते हैं। अगर चीज़ें जो है सही हैं तो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन अच्छे रहेंगे, कार्डियल रहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है रिलेशन अच्छे नहीं होते। फिर इसके बाद से है यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज की बात करें अगर हम, तो अपने कंट्री में जो है कुल कितने यूटीज हैं? हम देखते हैं कि पहले जो है 7 यूटीज थे, लेकिन J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल के बाद से हम देखते हैं 2 यूटीज बढ़ गई, और दादरा नगर हवेली और दमन दीव के मर्जर से 1 कम हो गया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ यूटीज जो है वो 8 हो गए। यूटीज में आप देखोगे कि ज्यादातर जो है वो चीफ कमिश्नर्स होते हैं या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो उनको वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्शन का काम करते हैं। लेकिन
जहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जहाँ चुने जाते हैं विधायिका होते हैं, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है नियुक्त किए जाते हैं। जैसे आप देखोगे तो दिल्ली में और पुदुचेरी में ये चीज़ें रही हैं, ठीक है। अब ऐसी ही चीज़ें कश्मीर में भी होंगी, क्योंकि अगर वहाँ पर भी ऐसे ही असेंबली इलेक्शंस होंगे तो वहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। और वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वह जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, और उसका भी काम वैसे ही है जैसे गवर्नर का है। लेकिन कुछ मसलों पे जो है उसको सेंटर सीधे अपने तरफ से जो है आर्डर वगैरह देता रहता है, और वहाँ पर उन चीज़ों को वो हैंडल करता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा आपका उनका, तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।